नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीते दिनों राजीव गांधी के जन्मदिन पे अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए स्वराज शब्द की व्याख्या की। उनका कहना था कि स्वराज जो है, जो उन्होंने ठीक कहा, स्वतंत्रता से अलग है। स्वतंत्रता किसी को दिलाई जा सकती है, स्वराज कोई किसी को दे नहीं सकता। स्वराज, उनकी व्याख्या थी, अपने ऊपर राज, यानी अंततः आपको खुद आजाद होना होगा, अपने भीतर की दासता की मनोवृत्ति से मुक्त होना होगा। इस बात को उन्होंने ट्रंप के हवाले से भी समझाया, बड़े अच्छे से स्वराज की बात रखी। हालांकि हमारी राजनीति का जो विमर्श हो गया है, उसमें अक्सर थोड़ी गूढ़ और गहरी बातें, जिनके कई स्तर होते हों, वो लोगों को समझ में आती नहीं है। और गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी नेताओं से तो उम्मीद करना बेकार है कि वो समझेंगे। उन्होंने उस पे ताना कसा कि अब मैं सारी रात जागूंगा इसका अर्थ समझने को लेकर। अब मैं उन पे क्या कहूं? उनको असल में ऐसे वक्तव्यों के अर्थ समझने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। उनके लिए बहुत उथले किस्म के वक्तव्य हैं, वो दिमागी नक्सल बता के राहुल गांधी को गाली दे लें, यही पर्याप्त है। लेकिन मुझे एक किताब की याद आई, हिंद स्वराज की, और महात्मा गांधी की मशहूर किताब। लेकिन हिंद स्वराज की व्याख्या करती हिंदी में जो मुझे एक बड़ी मुकम्मल किताब लगती है, वो है हिंद स्वराज नव सभ्यता विमर्श। इसके लेखक वीरेंद्र कुमार बरनवाल हैं। वीरेंद्र कुमार बरनवाल बड़ी मेहनत से अपना काम करते थे। इतिहास के छोटे बड़े ब्योरों को समेटते हुए वो एक मुकम्मल सी चीज हमारे सामने रख देते थे। हिंद स्वराज से पहले उन्होंने जिन्ना पे किताब लिखी थी, जिन्ना एक पुनर्दृष्टि, जिसने वाकई मोहम्मद अली जिन्ना को समझने का एक अवसर सुलभ कराया। उनके बारे में जो एक राम राय बनी है, उससे अलग। हिंद स्वराज के बारे में ये उनकी पूरी किताब है, नव सभ्यता विमर्श। वो बहुत विस्तार में हिंद स्वराज में गांधी किस तरह लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, उनके मनोभाव क्या थे, बाद में उसके में कोई बदलाव वो चाहते थे या नहीं थे, ये सारी जानकारी आपको बहुत विस्तार में इस किताब में मिलती है। खास बात यह कि इस किताब में जो मूल गुजराती है वो एक हिस्से में है, और उसके सामने के पृष्ठों पे उसका हिंदी अनुवाद है। यानी 80 पृष्ठों की हिंद स्वराज की जो किताब थी, वो कुल मिला के दोनों हिस्सों में बटी हुई है। और ये किताब तो 300 पृष्ठों से ज्यादा है, जो गांधी के बारे में दूसरों की राय, हिंद स्वराज को लेकर चल रही बहसें, उन सबसे आपको परिचित कराती हैं। पहले दो चार बातें जो मैंने किताब से ही उठाई हैं। असल में हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था लंदन से दक्षिण अफ्रीका जाते हुए। वो एक जहाज पे थे, किडनिन कैसल उस जहाज का नाम था, और 13 नवंबर 1909 से 22 नवंबर 1909 के बीच, यानी आप इसको हिसाब लगाइए तो करीब 9 दिन में उन्होंने ये किताब 80 पृष्ठों की लिख डाली थी। उन्होंने इसको मूल गुजराती में लिखा था, और इतनी सरल सहज भाषा में लिखा था कि उनको लगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको समझ लें। हालांकि बाद में उन्होंने लिखा कि अगर मैं बाद में लिखता तो शायद इसकी भाषा थोड़ी बदलती। हालांकि इसमें जो बातें कही गई हैं उनको बदलने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इसको मुझे कतई नहीं बदलना था। ये किताब बाद में अंग्रेजी में खुद उन्होंने ट्रांसलेट की, हिंदी में भी अनुदित हुई। गुजराती का जो हिस्सा है, अगले ही महीने दिसंबर में 1909 में ही वो इंडियन ओपिनियन के 2 अंकों में छपा। और ये किताब जो है, मतलब आप इसके बारे में जानते हैं कि स्वराज्य की कल्पना के बारे में बताती है। ये संपादक और पाठक के बीच सवाल जवाब की शैली में लिखी गई है। यानी पाठक के पास एक सवाल है और संपादक के पास उसका जवाब है। उसमें भारत के बारे में, भारत की कल्पना के बारे में,
स्वराज के बारे में, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो उस सभ्यता के बारे में है जो पाखंड और उपभोग के की बुनियाद पे खड़ी की गई है। पश्चिमी सभ्यता को वो बार बार जैसे इसमें शैतानी सभ्यता का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि वहां से मतलब आदमी को बीमार, वो सभ्यता के सवाल पे ही सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेज पहले जिस तरह के कपड़े पहनते थे बाद में दूसरी तरह के पहनने लगे, जिस तरह की का खाना खाते थे बाद में दूसरी तरह का खाने लगे, क्या इससे वो सभ्य हो गए? अब वो हवाई जहाज पे आएंगे जाएंगे, क्या इससे वो सभ्य हो गए? वो सभ्यता के पूरे पैमाने को बदल देना चाहते हैं और इस पैमाने के केंद्र में मनुष्य है, उसकी सच्चाई है और उसकी ईमानदारी है। वो धर्म के सवाल पे बात करते हैं, वो गाय के सवाल पे बात करते हैं, वो सब जगह सहनशीलता करुणा को केंद्र में रखते हैं और इन सब की बड़ी अच्छी व्याख्या इस किताब में है। मैं जो हिस्सा लेके बैठा था कि गाय वाला हिस्सा जो है, जो आपने कई जगहों पे पढ़ा होगा हिंदू मुस्लिम को लेकर, कि वो कहते हैं कि बहुतेरे हिंदू और मुसलमानों के बाप दादे एक ही थे, हमारे अंदर एक ही खून है। क्या धर्म बदला इसलिए हम आपस में दुश्मन बन गए? धर्म तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, हम दोनों अलग अलग रास्ते लें, इससे क्या हो गया? उसमें लड़ाई काहे की? गाय के सवाल पे उनसे पूछा जाता है, मतलब जो संपादक पूछ रहा है, जवाब जो है वो संपादक का है। पाठक इसमें सवाल कर रहा है कि गौ रक्षा के बारे में अपने विचार बताइए। संपादक कहता है मैं खुद गाय को पूजता हूं, यानी मान देता हूं। तुरंत समझाता है कि पूजने से मतलब मान देने से है। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का जो खेती प्रधान देश है आधार है। गाय कई तरह से उपयोगी है, ये तो मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूं वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूं। गाय उपयोगी, जैसे गाय उपयोगी है वैसे ही मनुष्य भी, फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान का और गाय का भी दुश्मन बनूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक यही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वो न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती हो तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। यही धार्मिक कानून है, ऐसा मैं तो मानता हूं। तो ये जो चीज है गाय को लेकर, गोवध को लेकर, गोरक्षा को लेकर गांधी के जो विचार हैं, अंग्रेजों को लेकर, हिंदुस्तान की आजादी को लेकर, ये बड़ी मशहूर सी बात है कि गांधी जी ने कहा कि वकीलों ने, डॉक्टरों ने और रेल ने हिंदुस्तान का नुकसान कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसको भी वो एक कंटेक्स्ट में देखते हैं, एक संदर्भ में देखते हैं। वो बताते हैं कि रेलें जहां गई अपने साथ बीमारी लेके जाती हैं। ये पूरी तरह सच नहीं है। इस मायने में तो सही है कि रेल जो है 1990 में सूरत में, गुजरात में ही 93 में जो प्लेग आया था वो रेल की मार्फत ही आया था। खैर, उनसे पूछता है पाठक संपादक से कि रेलें तो देश को जोड़ती हैं। गांधी बताते हैं कि रेल देश को जोड़ती नहीं है। लोग जब खुद निकलते हैं चलने के लिए, खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उनकी बोली बानी सीखते हैं, उस इलाके का मर्म समझते हैं, तो उसके साथ वो जुड़ते जाते हैं। कोई जगह उनको अजनबी नहीं लगती है, चाहे वो जितने दूर की हो। लेकिन जब आप ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह अचानक पहुंच जाते हैं तो आप एक अजनबी सी जगह में अपने आप को पाते हैं। वकीलों के बारे में उनका कहना है कि वो आपस में समझौता कराने की जगह केस लड़ने को, लड़ाई बढ़ाने पे जोर देते हैं। डॉक्टरों के बारे में उनकी राय है
कि डॉक्टर शरीर को जिस तरह स्वस्थ रहना चाहिए उस तरह नहीं, बल्कि शरीर के अस्वाभाविक ढंग से बीमार पड़ने पे वो उसके लक्षणों का तो इलाज कर देते हैं, लेकिन हमेशा आदमी को बीमार बने रहने पे प्रेरित करते हैं। ऐसी कई बातें हैं। स्वराज के बारे में है कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और हिंदुस्तानी काबिज हो जाएं, ये उनका स्वराज नहीं है। सबको मिले, सबको हासिल हो। ये सच है कि गांधी को लेकर दुविधाएं बहुत सारी हैं। उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर, उपभोग को लेकर, उनके सवाल को लेकर। और आज तो हम गांधी से बहुत दूर खड़े हैं, और आज तो गिरिराज सिंह या प्रधानमंत्री मोदी या दूसरे तमाम लोग गांधी पे हंस सकते हैं। उनको लग सकता है कि ये गांधी काहे के थे, किस काम के थे, वो बेकार हो चुके हैं। लेकिन गांधी बार बार हमारी चेतना पे दस्तक देते हैं। राहुल गांधी जिस स्वराज को समझने समझाने की कोशिश कर रहे थे, असल में वो इसी चेतना पे दस्तक देने का नाम है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी पूरी राजनीति इन दिनों पाखंड की शिकार है। इन दिनों उसमें जो भी है वो भ्रष्टाचार है, उसमें जो कुछ है वो बिल्कुल दिखावा है। ऐसे में अगर एक नेता अंतर्मन में झांकने की बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी आजादी खुद हासिल करनी होगी, तो वाकई ये ताकत के विमर्श पे चल रही सरकार को, उसके नेताओं को समझ में आने वाली बात नहीं है। ये पूरी किताब, पूरा गांधी वाङ्मय एक तरफ से अहंकार का और दिखावे का, पाखंड का, शक्ति का, इन सब का निषेध करता चलता है। जो उसकी अवधारणाएं हैं उनका निषेध करता चलता है। वो एक नई सभ्यता का रूपक गढ़ता है जिसमें आपसी भरोसा सबसे बड़ी चीज है, आपसी प्रेम स्नेह और एक दूसरे को समझना सबसे ज्यादा अहम है। ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब होगी। जब मैंने पढ़ा इसको, हिंद स्वराज तो 80 पेज की पुस्तिका है, ये किताब आपको उसके आगे ले जाती है। इसके कुछ हिस्से में और खोज रहा हूं, अगर वो तत्काल मुझे मिल जाए, जैसे दंगों के बारे में, बारूद के बारे में, इन सब के बारे में इसमें बातें हैं। हाँ, गोला बारूद। पाठक पूछता है कि डर से दिया हुआ जब तक डर रहे तभी तक वह टिक सकता है। यह तो आपने विचित्र बात कही, जो दिया सो दिया, फिर उसमें हेरफेर क्या हो सकता है। संपादक कहता है ऐसा नहीं है। 1857 की घोषणा बलवे के अंत में लोगों में शांति कायम रखने के लिए की गई थी। जब शांति हो गई और लोग भोले दिल के बन गए, तब उसका अर्थ बदल गया। अगर मैं सजा के डर से चोरी न करूं, तो सजा का डर मिट जाने पर चोरी करने की मेरी फिर से इच्छा होगी और मैं फिर चोरी करूंगा। तो ये पूरी दलील, इस तरह की बहस चलती रहती है, साधनों और साध्य की बहस। और परंपरा को, गांधी पुरानी को नहीं, लेकिन दादा भाई नौरोजी के बारे में किताब वहीं से कांग्रेस की भूमिका से शुरू होती है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बड़ी सदाशयता से विचार रखते हैं और बड़े सहज भाव से ये किताब लिखी गई है। गांधी ने उस समय 40 साल के गांधी थे जब उन्होंने किताब लिखी थी। गांधी ने कहा कि उनके मूल विचार जस के तस हैं। मिलों के बारे में उन्होंने जरूर कहा कि इस पे देखना चाहिए कि वो भारतीय मिले हों, हिंदुस्तानी मिले हों, शायद वो ये बदलाव चाहते। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, प्रोस्टिट्यूट कहा था। इस पे उनकी किसी अंग्रेज मित्र को बहुत अफसोस हुआ। गांधी जी ने कहा कि मैं इस शब्द को वापस लेता हूं, इसको मैं बदलना चाहता। यही एक चीज है जो मुझे दिखाई पड़ती है। तो गांधी इस किताब में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं थे। मिलों के बारे में उन्होंने जरूर कहा बाद के वर्षों में कि मिल जो है वो हिंदुस्तानी मिले हों, मैनचेस्टर की मिलों की जगह अपनी मिले हों। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो एक शब्द बदलना चाहते हैं जो वेश्वा है। उन्होंने पार्लियामेंट को
प्रोस्टिट्यूट कहा था, बांझ और वेश्या। उन्होंने बताया कि उनकी एक अंग्रेज मित्र को इस बात से बहुत दुख हुआ है, तो इस वेश्या शुद्ध को वो वापस लेना चाहते हैं। लेकिन मूल विचारों में 40 साल के गांधी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जीवन में कई आंधियों से गुजरा हूं, तो इसलिए मैं चीजों को समझता हूं, और मैं इस पश्चिमी सभ्यता, इस शैतानी सभ्यता के मुकाबले हिंदुस्तानी सभ्यता को एक नई शक्ल में देखना चाहता हूं। ये गांधी थे, ये हिंद स्वराज था, और ये हिंद स्वराज नव सभ्यता विमर्श वीरेंद्र कुमार बरनवाल की किताब है। निश्चय ही एक शानदार किताब है, आप इसको पढ़ेंगे। राहुल गांधी की स्वराज की जो अवधारणा है, मुझे लगता है अभी वो पक रही है, उसको शायद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये गांधी की राह जो उन्होंने चुनी है, ये मुश्किल है, न समझ में आने वाली है, लेकिन रास्ता शायद उजाले का उधर से ही है। शुक्रिया।